दोस्तों बेमानी मोहब्बत में आपका स्वागत है। सुकून एफएम चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको कहानी और कल का एपिसोड कैसा लगा। आज हम सुनने जा रहे हैं 86वां एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं कहानी। वहीं दूसरी ओर माही अपने कमरे में थी। उसके मन में तूफान मचा हुआ था। वो लगातार करवटें बदल रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। युवराज से अलग होकर वो बेचैन थी। उसने खुद से कहा, क्या मैंने गलती कर दी? शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहीं इससे उस हमलावर की हिम्मत और तो नहीं बढ़ जाएगी। युवराज अपनी कार ड्राइव करता हुआ चौधरी हाउस की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसका मन पूरी तरह से उलझा हुआ था। उसने बख्तावर को पकड़ लिया था, लेकिन अब असली चुनौती यह थी कि माही को कैसे विश्वास दिला जाए कि हमलावर कोई और नहीं बल्कि बख्तावर ही था। वो जानता था कि माही के लिए बात स्वीकार करना आसान नहीं होगा, खासकर तब ये पहले ही उस पर भरोसा करने के लिए हिचकिचा रही थी। कार की गति धीमी पड़ गई। उसने अपनी मुट्ठी स्टीयरिंग पर कस ली। युवराज के मन में हजारों सवाल घूम रहे थे कि अगर माही ने उस पर विश्वास नहीं किया तो क्या वो उसे फिर से गलत समझेगी? क्या वो उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी? ये सोचकर उसका दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर गया। माही उसकी जिंदगी थी, उसका सब कुछ थी, और अगर वो ही उससे दूर चली गई तो उसके पास बचेगा ही क्या? उसका दिल बेचैन हो गया। उसने अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश की और खुद से ही कहा, नहीं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। माही मुझसे प्यार करती है, वो मेरी बात सुनेगी, समझेगी। युवराज चौधरी हाउस के पास पहुंच चुका था, लेकिन अचानक उसके भीतर एक झिझक पैदा हुई। उसे महसूस हुआ कि अभी वहां पर जाना शायद सही फैसला नहीं होगा। उसने मन ही मन सोचा, माही गुस्से में हो सकती है, और अगर उसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया तो? इस ख्याल ने उसके दिल में एक अजीब सी सिरहन भर दी। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, नहीं, मुझे अब भी यकीन है कि वो मुझे गलत नहीं समझेगी। लेकिन जब वो कार से उतरने ही वाला था, तभी उसके मन में एक और ख्याल आया, अगर मैं अभी उससे मिलने गया तो बात बिगड़ गई तो? इस सोच के साथ उसने कदम रोक दिए। युवराज मन ही मन सोच रहा था, मुझे पहले खुद को और हालात को संभालना होगा। माही को समझाने का सही तरीका खोजना होगा। उसने तुरंत अपनी कार मोड़ी और सीधा सिंघानिया हाउस की ओर बढ़ गया। रास्ते में भी उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि क्या माही उसकी बात पर यकीन करेगी? क्या वो समझेगी कि उसने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए किया है? ये सोचते सोचते वो सिंघानिया हाउस के पास पहुंच गया था। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। उसके उसने कोट उतार दिया और एक तरफ फेंक दिया। बिस्तर पर बैठ गया और उसकी आंखें थकान से भरी थी, लेकिन नींद कोसों दूर थी। कमरे में माही की यादें तैरने लगी। उसकी आंखों के सामने माही का चेहरा घूमने लगा। उसे याद आया कि जब पहली बार माही उसके करीब आई थी, जब उसने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा था, तो मुस्कुराते हुए कहा था, युवराज, तुम इतने सीरियस क्यों रहते हो? वो मुस्कुरा दिया था, और आज आज वही माही उससे दूर जा रही थी। उसने अपने बालों में उंगलियां फेरी और गहरी सांस ली। उसने झुंझलाकर अपना मोबाइल निकाला और वसीम को कॉल किया। हेलो। वसीम की आवाज आई। युवराज ने बिना किसी भूमिका के पूछा, वसीम, कुछ पता चला? बख्तावर के पीछे असली मास्टरमाइंड है कौन? वसीम की आवाज में थकान थी। उसने निराशा भरे स्वर में जवाब दिया, मालिक, अब तक कुछ भी पता नहीं चला। बख्तावर को तोड़ना इतना आसान नहीं है। वो अपने असूलों का पक्का है। अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला कि इस सब के पीछे है कौन। युवराज की भौहें तन गई। उसे लगा कि बख्तावर इतनी जल्दी टूट जाएगा, लेकिन वो गलत था। तो फिर कुछ और करना होगा। युवराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें किसी भी कीमत पर यह पता लगाना ही है कि इसके पीछे है कौन, वरना माही की जान पर खतरा ऐसे ही मंडराता रहेगा। वसीम ने हामी भरी। जी मालिक, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बख्तावर को हमें किसी और तरीके से तोड़ना होगा। जब तक हमें मास्टरमाइंड का नाम नहीं मिलेगा, तब तक खेल खत्म नहीं होगा। युवराज ने कुछ ही देर तक और सोचा और फिर कहा, बख्तावर के पिछले कनेक्शन खंगालो। उसके पुराने साथी, दुश्मन और दोस्त, हर किसी को देखो। इसमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। वसीम ने हामी भरी। ठीक है मालिक, मैं इस पर काम करता हूं। युवराज ने फोन काट दिया और अपने बिस्तर पर सिर टिका दिया। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन दिमाग पूरी तरह से सक्रिय था। उसे किसी भी हाल में इस गुत्थी को सुलझाना ही था। वो माही को खो नहीं सकता था। उधर माही अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके हाथों में मोबाइल था, लेकिन उसमें कुछ देखने या करने की चाह नहीं थी। उसकी आंखों में नींद एक कुछ कोसों देर तक थी। जब मन में एक अजीब सी बेचैनी चल रही थी, एक तूफान जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके सामने बार बार वही सीन घूम रहा था। मोरिटन होटल में युवराज को देखना, उसे नजरअंदाज करना और खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करना। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर युवराज को अनदेखा किया था, मगर क्या वो वाकई में ऐसा कर पाई थी? शायद नहीं। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द तैर रहा था, जैसे वह छुपाने की कोशिश कर रही थी।
उसके हाथ अनजाने में उसके सीने पर टिक गए जहां दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे में हर चीज शांत थी, लेकिन उसके भीतर हलचल मची हुई थी। उसने सिर उठाकर खिड़की की ओर देखा। बाहर चांद आधे बादलों में छुपा हुआ था, जैसे वो भी उसे कोई सच छुपा रहा हो। वह उठकर खिड़की के पास आई और हल्की हवा को महसूस करने लगी। उसका मन आज के दिन घटनाओं में उलझा हुआ था। वो होटल में गई थी जहां उसकी नजर जैसे युवराज पर पड़ी, उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया था। वो जानती थी कि अब उसका दिल अब इर्द गिर्द ही घूमता है। काश, काश मैं तुमसे नफरत कर पाती। काश मैं तुम्हें भूल पाती, माही ने खुद से कहा और अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। उधर टीना अपने कमरे में बैठी इसी सोच में थी कि माही को युवराज के खिलाफ कैसे भड़काया जाए। उसका चेहरा क्रूर मुस्कान से भर गया था। उसके सामने टेबल पर युवराज की एक तस्वीर रखी हुई थी। उसने वो तस्वीर उठाई और उसे गौर से देखा, फिर हल्के से मुस्कुरा दी। सॉरी युवराज, उसने धीमे से कहा। मैं इतनी दूर आकर तुम्हें और माही को एक नहीं होने दे सकती। उसकी आंखों में जलन की चमक उभर रही थी। उसने तस्वीर को टेबल पर फेंक दिया और गहरी सांस ली। उसके दिमाग में कई योजनाएं लगातार चल रही थी। मुझे सही समय रहते माही को यकीन दिलाना होगा कि युवराज उसे धोखा ही दे रहा है, उसने खुद से कहा और कमरे में टहलने लगी। उसकी सोचों की गहराई बदल बढ़ती जा रही थी। वो जानती थी कि माही और युवराज की कहानी अधूरी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर वे एक हो गए तो उसकी सारी योजनाएं बेकार हो जाएगी। माही, तुम्हें यकीन दिलाने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा कि युवराज झूठा है, उसने अपने आप से कहा। रात बढ़ती जा रही थी। एक तरफ माही अपने प्यार और यादों में उलझी थी, तो दूसरी तरफ टीना अपने साजिश को अंजाम देने के लिए तैयारी कर रही थी। सुबह की हल्की रोशनी कमरे की खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी, लेकिन युवराज की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। रात भर करवटें बदलने के बाद उसने आखिरकार फैसला कर लिया था कि अब माही को सब कुछ बताना ही होगा। उसे बताना होगा कि उसने हमलावर को पकड़ लिया है, ताकि वो अब डर में न रहे। उसने बिना वक्त गंवाए अपना फोन उठाया और माही का नंबर डायल कर दिया। उधर माही अभी भी युवराज की यादों में डूबी हुई थी। जैसे ही उसका फोन बजा, उसने स्क्रीन पर नजर डाली, देखा कि कॉल युवराज की थी। उसका मन दुविधा में पड़ गया। क्या उसे फोन उठाना चाहिए या नहीं? उसके अंदर एक अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। उसने खुद से ही कहा, नहीं, मैं फोन नहीं उठा सकती। अगर मैंने युवराज की आवाज सुनी तो कमजोर पड़ जाऊंगी। वो इसी उधेड़बुन में थी कि कॉल कट गई। उसने चैन की सांस ली और मोबाइल को एक तरफ रखने ही जा रही थी कि रिंगटोन फिर से बज उठी। एक बार फिर उसने फोन उठा ही लिया, ये सोचकर कि कहीं युवराज किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया है। माही, जैसे युवराज की आवाज माही के कानों में पड़ी, उसकी धड़कनें तेज हो गई। उधर युवराज का भी यही हाल था। कुछ क्षणों के चुप्पे के बाद उसने खुद को संभाला और कहा, माही, मैंने अब के बार हमलावर को सच में पकड़ लिया है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। युवराज की बात सुनकर माही सोच में पड़ गई। क्या उसे यकीन करना चाहिए या नहीं? वो चुप रही। युवराज ने कुछ देर तक उसे जवाब का इंतजार किया और फिर कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास है तो आज शाम को मुझसे रूहानी कैफे में मिलो। इतना कहकर युवराज ने फोन काट दिया। माही अभी भी फोन कान के लगाए खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यकीन करे या नहीं। क्या युवराज सच में हमलावर को पकड़ चुका था या वो फिर से झूठ बोल रहा था? उसका पूरा शरीर सुन पड़ चुका था। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और टीना अंदर आई। उसने माही को स्तब्ध खड़े देखा तो हैरान हो गई। उसने पूछा, माही, क्या हुआ? किसका फोन था? तुम इतने चुप क्यों हो? टीना की आवाज सुनकर माही होश में आई। उसने धीमे स्वर में कहा, युवराज का फोन था। वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमलावर को पकड़ लिया है। माही की बात सुनकर टीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर माही ने युवराज की बात पर भरोसा कर लिया तो उसका पूरा खेल चौपट हो जाएगा। उसने तुरंत माही को बहकाने की कोशिश की। माही, कहीं युवराज इस बार भी तो झूठ नहीं बोल रहा? माही ने उसकी आंखों में देखते हुए भोलेपन से कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि युवराज अब की बार झूठ बोल रहे हैं। उसकी आवाज में सच्चाई थी। टीना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने एक आखिरी दांव खेलते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है तो चले जाओ उसके पास। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? खतरा तो मेरी जान को है। इतना कहकर टीना ने मुंह फुलाकर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। फिर उसने अपने फोन में से पहले ही टाइप किया हुआ मैसेज सेंड किया। झटका देने का वक्त आ गया है। माही ने टीना को मनाने की कोशिश की। टीना, सच में मुझे अब की बार नहीं लगता कि युवराज झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी आवाज में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। लेकिन टीना ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। वो मुंह फेर कर उसके तरफ से अलग से बैठ गई थी। क्या करेगी माही अब? क्या माही युवराज के पास चली जाएगी या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 87वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही ने जब उसे मनाने की कोशिश की
कि अब की बार युवराज झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन टीना ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। टीना ने अपना मैसेज सेंड कर दिया था। वही टीना को दोबारा बोलने को हुई थी, लेकिन इतने में उसकी फोन की नोटिफिकेशन बज उठी। उसने फोन उठाकर देखा तो किसी अनजान नंबर से दोबारा से मैसेज आ गया था। जब उसने मैसेज पढ़ा तो उसकी आंखें फिर से फटी की फटी रह गई। उसे फिर से धमकी भरा मैसेज मिला था। मैसेज में लिखा था, बहुत अच्छा माही, तुम ऐसे ही युवराज से दूर रहो, इसे में तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। माही के हाथ कांपने लगे। उसे युवराज पर गुस्सा आ रहा था। उसने टीना से कहा, टीना तुम चिंता मत करो, मैं युवराज के इस झूठ पर भी कभी भरोसा नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता था कि वो इस हद तक गिर जाएगा। माही की बात सुनकर टीना समझ गई कि उसका तीर सही निशाने पर लग गया है। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने माही से पूछा, तुम्हें अचानक कैसे पता चला कि युवराज झूठ बोल रहा है? माही ने फोन दिखाते हुए कहा, ये देखो, मुझे अभी अभी उस हमलावर का फिर से मैसेज आ गया है। टीना ने जो पहले ही जानती थी कि मैसेज आ चुका है, क्योंकि ये उसी की एक चाल थी, फिर भी हैरान होते हुए नाटक करते हुए उसने देखा और कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि युवराज इस बार भी झूठ बोल रहा है। माही का मन अब पूरी तरह से यकीन कर चुका था कि युवराज ने उसे फिर से झूठ बोल दिया। वो नहीं चाहती थी कि ये सब टीना की साजिश से, और लेकिन अब जो होना था वो हो चुका था। माही और युवराज के बीच एक खाई और गहरी हो चुकी थी। उधर युवराज तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। हमेशा की तरह उसके चाल में आत्मविश्वास झलक रहा था। ऑफिस पहुंचते ही उसने देखा कि चंदन पहले ही उसके कैबिन में खड़ा था। चंदन ने उसके दिन भर के शेड्यूल की जानकारी थी, जिसे युवराज ने ध्यान से सुना, लेकिन उसकी असली जिज्ञासा किसी और बात को लेकर थी। युवराज ने चंदन की ओर देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कल उस नई कंपनी टेलीकॉम के बारे में जानने के लिए कहा था, क्या तुमने कुछ पता लगाया? क्या नाम था उसका? एंटीना। चंदन ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, जी सर, मैंने जानकारी इकट्ठा कर ली है। यह कंपनी किसी एक नए लड़के ने खोली है, जिसका नाम अभी मार्केट में किसी को नहीं पता। लेकिन एक दिलचस्प बात यह सामने आई है कि शिवानी हीराचंदानी का वो काफी करीबी दोस्त है। मार्केट में तो यह भी अफवाह है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि उन्हें कई बार साथ देखा गया है। युवराज ये सुनकर कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। शिवानी हीराचंदानी का नाम सुनते ही उसके मन में कुछ सवाल उठने लगे। आखिर वो क्या नया बिजनेस कर रही थी और क्यों कर रही थी? वो नया लड़का कौन था? लेकिन इससे पहले कि वो इस पर गहराई से विचार करता, उसका फोन बज गया। माही उसको कॉल कर रही थी। युवराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा कि शायद माही का गुस्सा अब ठंडा हो चुका है। उसने तुरंत कॉल उठाई, लेकिन जैसे ही उसने हेलो कहा, दूसरी ओर से गुस्से भरी आवाज आई, युवराज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे झूठ बोलने की? तुम्हारे फोन के बाद मुझे दोबारा से हमलावर ने मैसेज किया था, और तुम कह रहे हो कि तुमने उसे पकड़ लिया है। हद होती है झूठ बोलने की भी। युवराज ये सुनकर एकदम स्तब्ध रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने तो बाकायदा बख्तावर को पकड़ लिया था, और वो इस वक्त वसीम की कैद में था। फिर वाही को यह धमकी भरा मैसेज कौन भेज सकता था? उसके मन में एक तुरंत ख्याल आया कि कहीं उस मास्टरमाइंड का काम तो नहीं जो बख्तावर के पीछे है। ये सोचते ही उसने माही को समझाने की कोशिश की। माही, मैं सच कह रहा हूँ, हमलावर को मैंने कल रात ही पकड़ लिया था। उसका नाम बख्तावर है और वो इस समय वसीम की कस्टडी में है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे तुमसे मिलवा भी सकता हूँ। लेकिन युवराज की यह सफाई माही को और भी गुस्से से भर गई। उसकी आवाज में झुंझलाहट साफ झलक रही थी। बस करो युवराज, कितना नीचे गिरोगी तुम? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने किसी आदमी को मेरे सामने ले आओगे और कहोगे कि यही हमलावर है तो मैं मान जाऊंगी? क्या मैं इतनी मूर्ख हूं? अब तो मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम्हें सेल्फिश इंसान से प्यार कर लिया, जिससे सिर्फ अपनी परवाह है और दूसरों की जान की कोई कीमत नहीं। इतना कहकर माही ने झटके से फोन काट दिया। युवराज कुछ सेकंड तक फोन को देखता ही रह गया। उसकी आंखों में असमंजस और झुंझलाहट दोनों थे। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि माही का भरोसा अब उससे दूर हो चुका है। उसके हाथ में सिर्फ एक सवाल बढ़ गए थे, आखिर माही को मैसेज भेजने वाला था कौन? क्या कोई नया खिलाड़ी इस खेल में शामिल था, जिसका उसे अब तक अंदाजा ही नहीं लगा पाया था? युवराज ने तुरंत चंदन की ओर देखा और कड़े लहजे में कहा, चंदन, मुझे इस धमके भरे मैसेज का सोर्स निकाल कर दो। पता करो कि किस नंबर से आया है। मुझे इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड ढूंढना है। चंदन ने तुरंत सिर हिला दिया और बोला, जी सर, मैं अभी पता लगाता हूँ। युवराज अब अपने कैबिन में अकेला था। उसने अपनी कुर्सी पर पीठ सहारे लेकर सिर टिका दिया और गहरी सांस ली। उसके दिमाग में कई विचार चल रहे थे कि क्या माही उसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी? क्या ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थे? और अगर हाँ, तो इस खेल का असली खिलाड़ी था कौन? एक तभी बात तो ये थी कि ये मामला अब सबसे पहले और ज्यादा भी उलझ चुका था। उधर आदित्य अपने नए टेलीकॉम ब्रांड एंटीना की जबरदस्त सफलता की बेहद खुश था।
उसके ऑफिस में चारों तरफ जश्न का माहौल था। उसकी टीम के सदस्य भी सफलता का आनंद ले रहे थे। उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई थी और बाजार में पैर जमाना आसान नहीं था। लेकिन आदित्य ने अपनी कुशल रणनीति और मेहनत के बल पर यह मुकाम हासिल कर लिया था। ऑफिस में चारों ओर सफलता की खुशी की लहर दौड़ रही थी। कर्मचारियों के चेहरे पर संतोष था और टीम का मनोबल उच्चतम स्तर पर था। कंपनी की पहली बिक्री रिपोर्ट आने के बाद आदित्य ने गौर किया कि उन्हें स्कीम ने न केवल बाजार में पकड़ बनाई, बल्कि कंपटीशन में भी एक मजबूत स्थान बना दिया था। आदित्य अपने कैबिन में बैठा कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट ग्राफ को गौर से देख रहा था। उसने देखा कि लॉन्च के कुछ ही दिनों में कंपनी ने जबरदस्त मुनाफा कमाया है। निवेशकों का विश्वास बढ़ता जा रहा था और बाजार में उसकी कंपनी का नाम अब धीरे धीरे लगातार बड़ी बड़ी कंपनियों की सूची में शामिल हो रहा था। ऑफिस का वातावरण उल्लास से भरा था और एक छोटे से जश्न का आयोजन किया गया, जहां आदित्य ने अपनी टीम की मेहनत की सराहना की। वो जानता था कि यह केवल शुरुआत थी, असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। व्यापार की दुनिया में बने रहना और आगे बढ़ने के लिए उसे अपनी रणनीतियों को और अधिक धार देने की जरूरत थी। थोड़ी देर बाद जब कुछ हलचल कम हुई तो आदित्य अपने कैबिन में वापस आया और शिवानी को बुलाया। आदित्य उसे अपने व्यापार के अगले नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में योजना में शामिल करना चाहता था। वो जानता था कि शिवानी न केवल उसके कमर्शियल और फैसलों में समझ सकती है, बल्कि उसे और अधिक स्ट्रोंग भी बना सकती थी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ शिवानी, तुम्हारे बिना ये जश्न अधूरा है। तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ यहां तक पहुंच पाया है। शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल आदित्य, हम दोनों ने ये कर दिया। दोनों अपने अपने कॉफी लेकर बैठे थे। आदित्य अब अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था। और सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री में नहीं रुकना चाहता था, वो उन क्षेत्रों में भी कदम बढ़ाना चाहता था जहां देश की सबसे बड़ी कंपनियां पहले से ही अपना साम्राज्य स्थापित कर चुकी थी। शिवानी, आदित्य ने गंभीर लहजे में कहा, अब हमें अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर में ही नहीं रहना मेरे लिए काफी नहीं है। मेरे मुझे उन क्षेत्रों में भी जाना है जहां सबसे ज्यादा कंपनियां राज कर रही हैं। शिवानी ने उत्सुकता से पूछा, तुम किस इंडस्ट्री की बात कर रहे हो आदित्य? सिंघानिया ग्रुप, आदित्य ने ठहर कर कहा। वे लोग बड़े दो सेक्टरों में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल। ये दोनों सेक्टर बहुत फायदे के हैं और इनका मार्केट बहुत बड़ा है। मुझे इन दोनों में उतरना है और सबसे ऊपर पहुंचना है। शिवानी थोड़ी चिंतित हो गई। लेकिन आदित्य, सिंघानिया ग्रुप बहुत पुरानी और मजबूत कंपनी है। उनकी पकड़ इस बाजार में बहुत मजबूत है। उनके खिलाफ टिकना इतना आसान नहीं होगा। आदित्य मुस्कुराया और उसने कहा, शिवानी, अगर मैंने टेलीकॉम सेक्टर में अपने ब्रांड को सफल बना लिया तो इन सेक्टर में भी कर सकता हूं। बस सही रणनीति की जरूरत है। मैं जानता हूं कि कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल में सिंघानिया ग्रुप का दबदबा है, लेकिन हर साम्राज्य को एक न एक दिन चुनौती की मिलती ही है। हमें बस उनकी कमजोरियों को समझना होगा और अपनी योजना को उसी हिसाब से बनाना होगा। शिवानी ने सिर हिलाया और कहा, तो तुम्हारी योजना है क्या? कैसे एंट्री करोगे तुम इन दोनों सेक्टरों में? आदित्य ने मेज पर रखे एक फोल्डर को उठाया और शिवानी के सामने रख दिया। ये रही हमारी योजना। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एंट्री लेंगे। मैंने पहले ही कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की जांच की है जहां हमें मौके मिल सकते हैं। शिवानी ने फोल्डर खोला और दस्तावेजों को देखने लगी। ये तो बहुत शानदार प्लान है, लेकिन क्या हमें इन्वेस्टर मिल जाएंगे? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए तो मैंने एंटेना को पहले सफल बनाया। अब हमारे पास इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए एक ठोस आधार है। पहले छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे बड़े प्रोजेक्ट्स में उतरेंगे। हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर ज्यादा ध्यान देंगे, जिससे हमारी कंपनी को बढ़त मिलेगी। शिवानी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, और टेक्सटाइल के लिए तुम्हारी क्या योजना है? आदित्य ने जवाब दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हम कुछ नया लेकर आएंगे। हम सिर्फ कपड़े नहीं बेचेंगे, बल्कि स्मार्ट टेक्सटाइल पर ध्यान देंगे, जैसे कि ऐसे कपड़े जो मौसम के हिसाब से एडजस्ट हो सके। फिर एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो सिंघानिया ग्रुप नहीं कर रहा हो। शिवानी ने उत्साहित होकर कहा, तुम्हारी सोच वाकई में जबरदस्त है आदित्य, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि सिंघानिया ग्रुप हमारी हर चाल पर नजर रखेगा और हमें रोकने की कोशिश करेगा। आदित्य ने गंभीरता से कहा, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है, लेकिन हमें इससे डरना नहीं है, बल्कि हमें उनसे एक कदम आगे रहना होगा। हम उन शहरों और इलाकों में बिजनेस करेंगे जहां उनकी पकड़ कमजोर है। धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करेंगे और फिर मुख्य बाजारों में एंट्री लेंगे। शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर इस चुनौती को भी सफल कर पाएंगे। क्या लगता है आपको? क्या आदित्य सिंघानिया ग्रुप को कम्पीट कर पाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को सुने
और प्यार दें। आप लाइक करें वीडियो को और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसे लग रही है। दोस्तों 88वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। शिवानी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन यह सफर आसान नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर चुनौती को पार कर लेंगे। आदित्य ने शिवानी की तरफ देखते हुए कहा, यही तो तुमसे मुझे चाहिए शिवानी। अब हमें काम पर लगना है। सबसे पहले हमें एक शानदार टीम बनानी होगी जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर सके। मैं जल्द ही कुछ अनुभवी लोगों को मुलाकात करूंगा। शिवानी ने कहा, तो फिर किस बात की है। चलो अपने नए सफर की शुरुआत करते हैं। आदित्य ने अपनी कॉफी को आखिरी घूंट भर लिया और कहा, सिंघानिया ग्रुप को अब एक नई चुनौती मिलने वाली है। एंटीना सिर्फ टेलीकॉम तक सीमित नहीं रहेगा, अब ये बिजनेस हर बड़ी इंडस्ट्री में गूंजेगा। और इसी के साथ आदित्य और शिवानी ने अपनी अगली रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। आदित्य और शिवानी ने आगे की रणनीति पर चर्चा जारी रखी। इस मीटिंग के बाद आदित्य को पूरा विश्वास था कि एंटीना का भविष्य उज्जवल रहेगा। यह देखना था कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा या नहीं। इधर युवराज अपने मन में अभी भी कहीं माही की बातों को लेकर बैठा हुआ था। बस करो युवराज, कितना नीचे गिरोगे तुम। ये शब्द किसी तेज धार वाले खंजर की तरह उसके दिल को छलनी कर रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि माही उस पर विश्वास करना बंद कर देगी। जिस लड़की को वो अपनी जान से ज्यादा चाहता था, वही आज उसे झूठा कह रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था, आंखों में गुस्सा और दुख का मिला जुला भाव था। वो अपने ऑफिस के कैबिन में अकेला बैठा था, कुर्सी की पीठ पर सिर टिकाए गहरी सांसें लगातार ले रहा था। उसका मन बेहद अशांत था। टेबल पर पड़े फाइलों के ढेर, लैपटॉप स्क्रीन पर चमकते ग्राफ और कोनों में रखी धुंधली पड़ी कॉफी, इस सब का एक कोई मतलब नहीं था। उसने झटके से अपने सामने रखी फाइलें हटाई और टेबल के नीचे एक छोटी सी अलमारी का दरवाजा खोला। वहां से उसने एक पुरानी स्कॉच विस्की की बोतल निकाल ली। ये वही बोतल जो उसने कई महीनों से किसी खास मौके पर रखी थी, लेकिन आज उसकी जरूरत से पहले ही कहीं ज्यादा महसूस हो रही थी। बोतल खोलते ही हल्की शराब की खुशबू कमरे में फैल गई। उसने बिना वक्त गंवाए गिलास में विस्की डाली और एक ही घूंट में पूरी पी गया। गले में जलन हुई, लेकिन यह जलन माही की बेरुखी से कम थी। उसने दूसरा पैक बनाया और धीरे धीरे घूंट भरने लगा। तुम इतना गिर सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। यही आवाज उसके कानों में लगातार गूंज रही थी। उसने सिर झटककर इसे दिमाग से निकालने की कोशिश की, लेकिन जितना वो भूलने की कोशिश कर रहा था, उतनी ही आवाज और गहरी होती जा रही थी। वो पीछे की और कुर्सी पर सिर टकाकर आंखें बंद कर लेगा और तभी यादों के सैलाब में बह गया। वो शाम जब पहली बार उसने माही को उस पार्टी में देखा था, सफेद सूट में खुले बालों के साथ वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसकी हंसी जैसे किसी मधुर राग की तरह थी, जिसे वो घंटों सुन सकता था। माही की मासूमियत और आत्मविश्वास ने पहली नजर में उसे दीवाना बना दिया था। फिर वो याद आई जब डेट पर वो दोनों एक दूसरे से कैफे में मिले थे। माही की कॉफी पीने की अदा, उसकी हर बात पर मुस्कुराने की अदा और उसकी आंखों में गहराई। युवराज को सब कुछ उतना ही ताजा लग रहा था जैसे कल की ही बात हो, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। वही माही जो कभी उसकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास करती थी, आज उसे झूठा साबित कर रही थी। उसे लगा कि जैसे उसके अंदर कोई भारी बोझ बैठ गया हो। शराब का नशा अब तेज होने लगा था। उसने गिलास को जोर से टेबल पर पटका, जिससे थोड़ी विस्की छलक कर लड़की लकड़ी पर फैल गई और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि माही मुझ पर शक करेगी। उसकी सांसें तेज हो गई। वो कम उठा और कमरे में बेचैनी की चहलकदमी करने लगा। बाहर रात गहरा रही थी, लेकिन ऑफिस के शीशों में दिखने वाली शहर की रोशनी उसे और भी ज्यादा अकेला महसूस करा रही थी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मन में कई सवाल उठ रहे थे। अगर माही मुझसे इतनी नफरत करने लगी है तो अब आगे क्या होगा? क्या मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा? क्या वो सच में मान चुकी है कि मैं झूठा हूं? हर सवाल के साथ उसका गुस्सा और दुख बढ़ता जा रहा था। उसने फोन उठाया और नंबर डायल किया, लेकिन फिर तुरंत काट दिया। माही से बात करने में अब कोई फायदा नहीं हो। शराब की बोतल अब आधी से ज्यादा खाली हो चुकी थी। युवराज की आंखें अब और लाल हो गई थी। नशा तेज हो रहा था। उसके साथ ही उसके अंदर की बेबसी बढ़ रही थी। उसने सिर पकड़ लिया। उसका मन कर रहा था कि कहीं दूर चला जाए, जहां उसे कोई ना पहचाने। लेकिन क्या इससे कोई हल निकलता या नहीं? मैं किसी को भी साबित कर सकता हूं कि मैं झूठा नहीं हूं, उसने खुद से कहा। शायद एक यही रास्ता बचा था कि खुद को साबित करने का। उसने भाई को यह दिखाना ही पड़ेगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कैसे? शराब की बोतल अब पूरी खाली हो चुकी थी। युवराज धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर बैठ गया, सिर टेबल पर रख दिया और आंखें बंद कर ली। कमरे में अब सिर्फ हल्की रोशनी थी और उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, क्या माही को खोने के बाद मैं जिंदा रह पाऊंगा? उधर चौधरी हाउस में माही का भी कुछ यही हाल चल रहा था। कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी और खिड़की से आती ठंडी हवा उसके खुले बालों को सहला रही थी। वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, लेकिन उसके मन में हजारों सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे।
उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा था, युवराज का। उसके शब्द अब कानों में गूंज रहे थे। माही, तुम मुझ पर शक कर रही हो? माही की आंखों में हल्की नमी उतर आई। क्या वाकई युवराज उसे झूठ बोल सकता है? क्या वो सच में उसे धोखा दे रहा था? ये सोचकर उसका दिल बैठने लगा था। जब वो अपने पलंग से उठी और धीरे धीरे कमरे में टहलने लगी, उसकी आंखें कहीं खो गई, जैसे किसी अदृश्य धागे को पकड़ने की कोशिश कर रही हो, जो उसकी उलझनों में सुलझा सके। तभी उसे कुछ याद आया। उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। मैं ये बात कैसे भूल गई? वो एकदम से ठिठक गई और उस दिन का सीन उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। जिस दिन उन पर हमला हुआ था, उसी दिन उसने युवराज को एक लड़की के साथ देखा था। वो लड़की कौन थी? उसने उस समय उस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब संदेह के बादल घने हो चुके थे, तो यह सवाल उसकी धड़कनों को तेज कर रहा था। क्या युवराज मुझसे कुछ छिपा रहा है? उसका मन बेचैन होने लगा। उसे सोचा कि कहीं युवराज उसे धोखा तो नहीं दे रहा है। अगर वह झूठ बोल सकता है तो उसने हमलावर को पकड़ लिया है, तो क्या वो ये भी झूठ बोल सकता है कि वो वफादार है? उसके अंदर शक का बीज अब पूरी तरह से फूट चुका था। उसने खिड़की से बाहर देखा। पूरे शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। बस सड़क के किनारे जलती लाइटें उसकी उलझनों की तरह टिमटिमा रही थी। उसके दिल और दिमाग के बीच एक जंग छिड़ चुकी थी। दिल कह रहा था, युवराज तुमसे प्यार करता है, वो झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन दिमाग कह रहा था, अगर उसे सच में बताने में दिक्कत नहीं थी, तो उसने उस लड़की के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? उसकी उंगलियां खिड़की की ठंडी रेलिंग के कसकर पकड़ चुकी थी। अगर इजाज वाकई में निर्दोष होता, तो वो खुद आगे बढ़कर सब कुछ साफ करता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये ख्याल उसके जहन में हलचल मचा गया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वो बेइंतहा प्यार करती थी, वो शायद उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकता था। वो अलमारी के पास गई और उसमें से एक पुरानी डायरी निकाली। उसने इसे कुछ साल पहले ही लिखना बंद कर दिया था, लेकिन आज उसे लगा कि उसे अपने विचारों को शब्दों में ढालने की जरूरत थी। उसने एक पेन उठाया और सफेद कागज पर लिखा, क्या प्यार इतना कमजोर होता है कि कुछ सवालों से टूट जाए, या ये शक का दूसरा ही रूप होता है? माही की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने पेन नीचे रख दिया और चेहरा हथेलियों में छुपा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे, अपने दिल पर जो युवराज पर विश्वास करना चाहता था, या अपने दिमाग पर जो उसके झूठों को पकड़ने का दावा करता है। वो बिस्तर से उठी और घड़ी की ओर देखा। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन उसे नींद भी नहीं आ रही थी। क्या ही मुझे युवराज से इस बारे में पूछना चाहिए? लेकिन फिर ख्याल आया, अगर वो फिर से झूठ बोलेगा तो? माही की उलझनें अब और गहरी हो चुकी थी। वह उठकर आईने के सामने आई। अपने खुद की परछाई को देखकर उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ युवराज का संदेह की बात नहीं, बल्कि ये उसके अपने ही डर हैं जो इस रिश्ते को खोने का एहसास करा रहे थे। क्या मैं युवराज के बिना नहीं जी सकती हूँ? यह सवाल उसके दिल को और भी चीर कर रख दिया। उसने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उसके भीतर एक नए सवाल ने जन्म ले लिया था। अगर युवराज ने सच में मुझे धोखा दिया है, तो क्या मैं उसे माफ कर पाऊंगी? और इस सवाल का जवाब ढूंढना अब माही के लिए सबसे मुश्किल काम था। रात गहरी हो चली थी और उधर कपूर मैंसन में और जश्न का माहौल चल रहा था। साजिशों की यह शतरंज किसी भी मोड़ पर नया रंग ले सकती थी, लेकिन इस समय टीना और अंजलि अपने जीत पर इतरा रही थी। उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो उनकी कामयाबी की कहानी बयां कर रही थी। कपूर मैंसन के एक शानदार हॉल में अंजलि अपने दोस्तों अलिश्का और राघव के साथ बैठी थी। उनके सामने महंगे वाइन की बोतल खुल चुकी थी और तीनों ने जिसन का जीत का माहौल दोबारा से मनाना शुरू कर दिया था। अंजलि ने अपना ग्लास उठाते हुए कहा, आखिरकार मैं जो चाहती थी वो हो गया। माही और युवराज अब अलग हो चुके हैं। अलिश्का ने मुस्कुराते हुए ग्लास टकराया और बोली, तुमने जो चाल चली वो सच में लाजवाब थी। माही को इस तरह भ्रमित करना और युवराज को गुस्से में लाना सच में मास्टर स्ट्रोक था। राघव ने ठहाका लगाते हुए कहा, लेकिन अभी खेल पूरा नहीं हुआ। माही और युवराज को सिर्फ दूर किया है, पूरा खेल खत्म नहीं किया। अंजलि ने वाइन का एक लंबा घूंट लिया और मुस्कुराकर बोली, वो भी हो जाएगा, लेकिन हमें अभी अपनी जीत का तो जश्न मना लेना चाहिए। संगीत की धीमी धुन माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। अंजलि ने अपने कंधे पीछे किए और बड़े गर्व से कहा, माही को अभी और तड़पाना होगा। उसे ऐसा लगेगा कि जैसे उसने सब कुछ खो दिया है, और युवराज अब वो कभी उस पर भरोसा नहीं करेगा। अलिश्का ने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन तुम्हें इतनी नफरत क्यों है माही से? अब इस बात का क्या जवाब देगी अंजलि? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, बेमानी मोहब्बत कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी से जल्दी अपने चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दें और हम नई कहानी
जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। जब अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी, बड़े ही शानदार दिलचस्प कहानी लेकर आ रहा हूं। तो जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवाने में हमारी हेल्प करें। दोस्तों, 89वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अलिस्का ने अंजलि से पूछा, लेकिन तुम्हें इतनी नफरत क्यों है माही से? अंजलि की आंखों में एक ठंडा सा अंधकार उतर आया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि वो युवराज की जिंदगी में है और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। राघव ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर तुम्हें युवराज चाहिए तो तुम्हें उसे नजदीकियां बढ़ानी होगी, सिर्फ माही को दूर करना ही काफी नहीं होगा। अंजलि ने एक शरारत भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, सब होगा सही वक्त पर। उधर चौधरी हाउस की दूसरी मंजिल के एक कोने में टीना का कमरा था। वो अंधेरे में अकेली बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसके हाथों में युवराज की एक फोटो, जिसे वो बहुत ध्यान से देख रही थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे तस्वीर पर फिर रही थी, जैसे वो महसूस कर रही कि उसकी आंखों में जो जुनून का झलक रहा था, वो एक ऐसा जुनून जो किसी को भी डराने के लिए काफी था। युवराज, अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। माही को तुम्हारी जिंदगी से निकालकर मैंने पहला कदम पूरा कर लिया है। अब बस तुम्हें अपने प्यार में लेने की दौड़ रह गई है। उसने फोटो को अपने सीने से लगा लिया और उसकी आंखों में एक जुनूनी चमक निकली। उसने उठकर खुद को आईने में देखा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक खतरनाक लकीर खींच चुकी थी। अब मैं तुम्हें अपने प्यार में फंसा कर रहूंगी युवराज। वो फिर बिस्तर पर जाकर लेट गई, लेकिन उसकी आंखें लगातार वही जा सोच रही थी। अब दुनिया में सिर्फ युवराज के इर्द गिर्द वो घूम चुकी थी। अंजलि और टीना दोनों अपनी जीत का जश्न मना रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये जीत कितनी अस्थायी हो सकती थी। प्यार और साजिश के इस खेल में अब कौन मात खा जाए, ये कह पाना मुश्किल ही था। उधर सिंघानी हाउस में युवराज अभी तक वही बैठा बैठा माही के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों में दर्द और क्रोध दोनों झलक रहे थे। वो जानता था कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। अंततः उसने खुद से कहा, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ करना होगा। युवराज तेजी से खड़ा हुआ और बिना किसी को कुछ बताए सिंघानिया हाउस से बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठकर वो एक रास्ते पर निकल चुका था। रास्ते भर उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थी। लगभग आधे घंटे के ड्राइव के बाद एक सुनसान इलाके में पहुंचा, जहां वसीम का अड्डा था। यह जगह किसी खंडर से कम नहीं लग रही थी। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। युवराज ने जब वहां पर कदम रखे, उसके कानों में कुछ लोगों की आवाजें पड़ी। वो सीधे अंदर घुसा तो देखा कि वसीम अपने आदमियों के साथ बैठा किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसकी बातों से स्पष्ट था कि वो बख्तावर के पीछे के लोगों को पता लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर युवराज पर पड़ी। युवराज की आंखों में जो आग थी, उसे देखकर वसीम तुरंत अपने जगह से खड़ा हो गया। युवराज ने बिना समय गवाए सीधे पूछा, बख्तावर कहाँ है? वसीम ने सिर झुकाकर एक कमरे की ओर इशारा किया। युवराज बिना पल गवाए उस कमरे की ओर चला गया। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। अंदर कुछ भी देख पाना मुश्किल था। युवराज ने गुस्से में कहा, यहाँ की लाइट जलाओ। वसीम ने तुरंत लाइट का स्विच ऑन कर दिया। जैसे ही रोशनी फैली, युवराज ने देखा कि कमरे के बीचों बीच लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी थी, जिस पर बख्तावर रस्सियों से बांधा हुआ बैठा था। बख्तावर का चेहरा सूजा हुआ था और उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसके शरीर पर चोटों के निशान साफ दिख रहे थे। ये देखकर युवराज को समझते देर नहीं लगी कि वसीम ने इसे पहले ही बहुत मारा है, लेकिन इसके बावजूद भी बख्तावर ने अपना मुंह नहीं खोला। उसकी आंखों में डर का साया भी नहीं था, मगर होठों पर एक अजीब सी हंसी थी। यह हंसी उसकी हिम्मत को और निशानी दे रही थी। फिर भी उसके पागलपन की ओर यह कहना मुश्किल था। युवराज ने धीरे से अपनी उंगलियों को चटकाया और बिना किसी भाव के साथ कहा, ये ऐसे कुछ नहीं बताएगा, टूल बॉक्स से लेकर आओ। वसीम, जो अब तक दीवार से टेक लगाए खड़ा था, बिना कुछ कहे तुरंत उठा और कमरे से कोने में रखा एक भारी भरकम टूल बॉक्स लेकर युवराज के सामने रख दिया। बॉक्स खोलते ही उसमें रखे चमकते औजारों की परछाई बख्तावर की आंखों में उतर आई। युवराज ने बिना किसी जल्दबाजी के एक बर्फ तोड़ने वाला चाकू निकाला और चाकू की धार हल्की रोशनी में चमक रही थी। उसने बख्तावर का हाथ पकड़ा और बहुत नरम आवाज में बोला, बता बता कौन है तुम्हारे पीछे? बख्तावर ने कुछ सेकंड युवराज की आंखों में देखा, फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी कर्कश हंसी और कमरे की दीवारों से टकराकर और भी डरावनी लग रही थी। वो अपनी भारी आवाज में बोला, तुम मुझे मार भी दोगे तो भी मेरा मुंह नहीं खुलने वाला। युवराज के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की थी। अगले ही पल युवराज ने चाकू उठाया और बख्तावर की हथेली के बीचों बीच धंसा दिया। बख्तावर की चीख कमरे में गूंज उठी। उसका शरीर झटके से पीछे की ओर गया, मगर रस्सियों ने उसे बंधे रहने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखों में दर्द तैर रहा था, पर होठों पर अब भी एक अजीब सी हंसी थी।
युवराज ने बिना कोई जल्दबाजी दिखाए टूल बॉक्स को हाथ में डाला और एक प्लास निकाला। उसने प्लास को हवा में घुमाया और बख्तावर की आंखों में झांकते हुए कहा, अब भी नहीं बोलेगा? बख्तावर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें बेतरतीब हो गई थी, मगर उसकी हिम्मत अब भी टूटी नहीं थी। युवराज ने बिना देर किए उसकी एक उंगली का नाखून जड़ से उखड़ दिया। बख्तावर दर्द से कर्रा रहा था। उसका सिर झटके से पीछे गिरा और मुंह से चीखें निकल पड़ी, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। अब युवराज की आंखों में पागलपन साफ झलक रहा था। अब यह सिर्फ जानकारी पाने का तरीका नहीं, बल्कि यह उसके अपने दर्द का बदला भी था। उसकी आंखों में बीते समय की कई परछाइयां दौड़ने लगी। वे दिन जब उसने अपने को खोया था और जब वो खुद अंधेरे में डूब गया था। बख्तावर के मुंह से कराहें ने निकल रही थी। उसकी उंगली अब लहूलुहान हो चुकी थी, लेकिन युवराज का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। उसने एक बार बख्तावर के सभी नाखून उखाड़ दिए, पहले हाथों के, फिर पैरों के, और कमरे में सिर्फ बख्तावर की चीखें गूंज रही थी। अब बख्तावर बेहोश होने की कगार पर था और उसकी गर्दन पर सिर्फ एक जगह झुक कर रह गई, लेकिन युवराज अभी भी नहीं रुका। युवराज को अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो किसी जल्लाद की तरह बख्तावर पर अत्याचार कर रहा था। यह सिर्फ जानकारी पाने का तरीका नहीं था, बल्कि यह अपने दर्द का बदला भी ले रहा था। युवराज ने टूल बॉक्स में से एक तेज धार वाला कटर निकाला। बख्तावर की आधी बेहोशी आंखों ने युवराज की आंखों हाथ में चमकते कटर को देखा। उसके अंदर का डर अब बाहर आने लगा, लेकिन उसका शरीर अब भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। युवराज ने बख्तावर की छोटी उंगली को पकड़ा और धीरे से काटना शुरू कर दिया। खून की धार फूट पड़ी। बख्तावर दर्द की अधिकता में बेहोश ही हो गया। युवराज ने बख्तावर के चेहरे पर एक नजर डाली और झुंझलाते हुए कहा, बता, बता कौन है तेरे पीछे? पर बख्तावर बेहोश पड़ा था। उसका शरीर हिल भी नहीं रहा था। कमरे में फैले सिसके और हल्की रोशनी के बीच बख्तावर की बेहोशी पड़ी देह भी हल्के हल्के कांप रही थी। युवराज की आंखों में अब भी वो आग जल रही थी, जिसने उसके भीतर इंसानियत को धीरे धीरे खत्म कर दिया था। अब बख्तावर से जवाब चाहता था कि उसे अब जवाब हर हाल में ही चाहिए था। युवराज ने अपने हाथ से रुमाल उठाया और धीरे धीरे अपनी उंगलियों पर जमे खून को पोंछ लिया। वो वसीम की ओर बढ़ा और सख्त लहजे में बोला, इसे होश में लाने के लिए कुछ भी करो, लेकिन ये जिंदा चाहिए मुझे। वसीम ने गर्दन हिलाई और तुरंत अपनी पानी की बाल्टी उठाकर बख्तावर के चेहरे पर उड़ेल दी। ठंडे पानी के छींटे ने बख्तावर की आंखें हल्की हल्की खुल गई, मगर दर्द की अधिकता से वो चीख भी नहीं सका। उसके होठ सूख चुके थे। शरीर बेजान था, मगर उसकी आंखों में अब भी कुछ था, एक न खत्म होने वाला इरादा। युवराज घुटनों के बल सब उसके सामने बैठ गया और हल्के से उसके चेहरे को पकड़कर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में झांकते हुए धीमे स्वर में बोला, अब भाई नहीं बोलेगा या फिर मुझे कुछ और ही आजमाना पड़ेगा? बख्तावर ने अपने टूटे फूटे सांसों को संभालते हुए हंसने की कोशिश की, पर वह इतना कमजोर हो चुका था कि बस हल्की सी मुस्कान ही उसके चेहरे पर आ सकी। उसने धीमी आवाज में कहा, तू चाहे कुछ भी कर ले, मेरा मुंह नहीं खुलेगा। याद रख, तेरा एक एक झूठ तुझे और करीब लेकर जाएगा मौत के। युवराज ने अपनी गर्दन को जरा कसकर पकड़ते हुए कहा, मौत से नहीं डरता मैं। बख्तावर की आवाज अब धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा दृढ़ संकल्प था। पर तुझे वो नाम नहीं मिलेगा जो तुझे चाहिए। युवराज की आंखों में खून उतर आया। उसने बिना कोई चेतावनी दिए टेबल पर रखा तेज धार वाला चाकू उठाया और बख्तावर के दूसरी हाथ की छोटी उंगली को पकड़कर सीधे उसके जोड़ पर रख दिया। देखता हूं कब तक चुप रहता है तू, युवराज ने कहा। बख्तावर को खतरे का एहसास हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी अभिमान था। युवराज ने बिना रुके उसकी उंगली काट दी। दर्द से बख्तावर की चीख पूरे कमरे में फिर से गूंज पड़ी। उसकी सांसें तेज हो गई और शरीर झटकों से कांपने लगा, लेकिन उसने अब भी कुछ नहीं कहा। युवराज का गुस्सा अब भी अपने चरम पर था। उसने बख्तावर के दूसरे हाथ की उंगलियां पकड़ ली और एक एक करके उन्हें बेरहमी से काटता रहा। कमरे में दर्दनाक चीखें गूंजती रही, लेकिन कोई भी युवराज को रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वसीम और उसके बाकी आदमी एक कोने में खड़े थे। उनके चेहरे पर डर और संकोच था, लेकिन कोई भी युवराज को रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद बख्तावर की आवाज आना बंद हो गई। उसका शरीर बेजान सा लगने लगा। उसकी आंखें अधकुली थी और सांसें बेहद धीमी हो चुकी थी। खून की धाराएं उसकी हथेलियों से फर्श पर गिर रही थी। युवराज ने झुककर उसकी नब्ज देखी और महसूस किया कि अब वो दुनिया छोड़ चुका है। युवराज का चेहरा इमोशनलेस था। उसकी सांसें भारी हो गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उसने बख्तावर के बेजान शरीर को झंझोड़ा, जैसे वो उसकी हार को स्वीकार नहीं कर रहा हो। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जवाब चाहिए। युवराज चीखा और गुस्से में पास रखी कुर्सी को लात मार दी। वसीम ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, मालिक, वो मर चुका है। अब हमें सोचना चाहिए कि इसका अगला कदम क्या होगा। युवराज ने
गहरी सांस ली और अपनी उंगलियों को अपने बालों में फिराया और अब बदन भी उसका गुस्से में तप रहा था। हम अभी अंधेरे में हैं। इसका मरना हमारे लिए नुकसान है। हमें अब दूसरी रणनीति बनानी होगी, युवराज ने कहा और फिर अपनी जैकेट उठाकर पहन ली। इसके लोगों को अब मेरी चेतावनी मिलनी चाहिए। उन्हें एहसास होना चाहिए कि मुझसे टकराने का अंजाम क्या होता है। क्या करेगा अब युवराज आगे? क्या वो लोग उनको डराने में कामयाब हो पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, 90वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जब युवराज ने कहा कि अब उनके दुश्मनों को चेतावनी मिलनी चाहिए, उन्हें एहसास होना चाहिए कि युवराज सिंघानिया से टकराने का अंजाम क्या होता है, वसीम ने सर झुका लिया। उसने अपने आदमियों को इशारा किया कि बख्तावर की लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी करे। युवराज ने गहरी नजर वसीम पर डाली और कहा, अब मुझे उस आदमी का नाम चाहिए जिसने इसे भेजा था। मैं किसी भी कीमत पर हार नहीं मानूंगा। जो भी इसके पीछे है उसे अपने घुटनों पर लाकर रखूंगा। इतना कहकर युवराज तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसके दिल में जलता हुआ बदले की अंगारा इस अंधेरे में कहीं ज्यादा खतरनाक था। मुंबई के अंधेरी गलियों में खबर फैल गई थी कि बख्तावर का अंत हो चुका है, तो पूरे अंडरवर्ल्ड में सनसनी मच गई। हर कोई जानता था कि युवराज सिंघानिया ने अपने दुश्मनों के लिए क्या खतरनाक अंजाम तय कर रखा था। वसीम ने युवराज के आदेश पर पूरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड में खबर फैला दी कि जो भी युवराज सिंघानिया के परिवार से खिलाफ जाने की जुर्रत करेगा, उसका हाल बख्तावर जैसा ही होगा। युवराज ने बख्तावर को खत्म कर दिया था, लेकिन अब भी वो बेचैन था। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी, क्योंकि वो अभी तक ये पता नहीं लगा पाया कि माही और टीना पर हुए हमलों के पीछे था कौन। रात के सन्नाटे में वो अपनी कार में बैठा सिंघानिया हाउस की ओर लौट रहा था। उसके चेहरे पर एक ठंडी भयानक शांति थी। वो पूरी तरह रात जगता रहा, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। कार के शीशे के बाहर देखते हुए मन ही मन सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। बख्तार ही वह आखिरी रास्ता था जो उसे उस मास्टरमाइंड तक पहुंचा सकता था, लेकिन अब वो भी नहीं रहा था। अगले सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण कपूर मैंशन में दाखिल हुई, अंजलि कपूर की आंखें धीरे धीरे खुली। रात भर शराब के नशे में चूर रहने के कारण उसे समझ ही नहीं आया कि वो कब हॉल के सोफे पर सो गई थी। उसके दोस्त अलिस्का और राघव भी उसी हॉल में सोए थे। पूरा हॉल अभी भी शराब की गंध से भरा हुआ था। अंजलि को सिर भारी महसूस हो रहा था। उसे अभी भी हल्का चक्कर आ रहा था। उसने अपना मोबाइल उठाया ताकि समय देख सके, लेकिन जैसे उसकी नजर मोबाइल की स्क्रीन पर गई, उसकी नींद पूरी तरह से उड़ गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, अंजलि ने जोर से चीखते हुए कहा। उसकी तेज चीख सुनकर अलिस्का और राघव हड़बड़ाकर उठ गए। दोनों ने अंजलि की ओर देखा तो पाया कि वो कांप रही थी। उसके चेहरे से खौफ साफ नजर आ रहा था। क्या हुआ अंजलि, तुम इतनी घबरा क्यों गई? अलिस्का ने पूछा। अंजलि के हाथों में मोबाइल था और उसकी नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थी। उसने कांपते हाथों से मोबाइल राघव और अलिस्का की तरफ बढ़ाया। दोनों ने मोबाइल स्क्रीन की ओर देखा और अगले ही पल उनकी भी सांसें अटक गई। मोबाइल स्क्रीन पर बख्तावर की खून से लथपथ तस्वीर थी। उसके चेहरे पर डर और दर्द की छाप नजर आ रही थी। उसकी सभी उंगलियां काटी हुई थी और पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था। तस्वीर के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अगर किसी ने भी युवराज सिंघानिया उसके परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा, तो उसका अंजाम भी बख्तावर जैसा ही होगा। यह पढ़ते ही अलिस्का ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और राघव की आंखें फटी रह गई। अंजलि को तो जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ये ये क्या हो गया? राघव ने हकलाते हुए पूछा। युवराज सिंघानिया, यह आदमी तो सच में एक दरिंदा निकला, अलिस्का ने धीमी आवाज में कहा। अंजलि का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसका गला सूख रहा था और उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। उसे लगने लगा कि अब उसकी जान भी खतरे में है। वो किसी भी कीमत पर युवराज से टकराने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। हमें कुछ करना होगा, अंजलि ने घबराते हुए कहा। पर हम क्या कर सकते हैं? अगर हम युवराज के खिलाफ गए तो हमारा भी यही हाल होगा, राघव ने कहा। अंजलि ने गहरी सांस ली और खुद को थोड़ा संभालने की कोशिश की। उसे एहसास हो गया था कि अब उसे बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। वो जानती थी कि युवराज सिंघानिया से दुश्मनी मोह लेना मतलब मौत को दावत देना है। हमें फिलहाल शांत रहना होगा और कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिसे युवराज को शक ना हो कि इस सब के पीछे हम हैं, अंजलि ने धीरे से कहा। लेकिन अंजलि, तुम ही तो कह रही थी कि हमें माही को बर्बाद करना है, अलिस्का ने हैरानी से कहा। हाँ, लेकिन हमें अपनी जान भी बचानी होगी। अभी हमें छिपकर वार करने की जरूरत है। सीधा हमला करना हमारी जान भी ले सकता है, अंजलि ने ठंडे स्वर में कहा। राघव और अलिस्का ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ में आ गया कि अंजलि अब डर चुकी थी, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तो फिर अब क्या प्लान है? राघव ने पूछा।
अंजलि ने मोबाइल स्क्रीन पर एक बार फिर से देखा और अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, अब हमें अपने दिमाग से खेलना होगा। सीधे वार नहीं बल्कि चालें चलनी होगी। युवराज को उसके ही जाल में फंसाना होगा। अलेक्सा और राघव ने सहमति में सिर हिलाया। वो जानते थे कि अब खेल और भी खतरनाक हो चुका था। एक तरफ युवराज का कहर था और दूसरी तरफ अंजलि का प्रतिशोध। अब देखना था कि अब इस जंग में जीत किसकी होगी। उधर चौधरी हाउस में माही अपने कमरे में उदास बैठी थी। उसकी आंखें शून्य में कहीं खोई हुई थी। हर बीतता पल उसके अंदर को तोड़ रहा था और युवराज ने झूठ में उसे हिलाकर रख दिया था। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि युवराज उससे कुछ भी छिपा सकता है। उसके दिल में कई सवाल थे लेकिन किसी का जवाब नहीं मिल रहा था। वो बार बार अपने और युवराज के बीच हुई बातचीत को याद कर रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और यामिनी अंदर आई। माही ने तुरंत खुद को संभालते हुए जबरदस्ती मुस्कुरा लाने की कोशिश की। आइए मोम, माही ने हल्की सी फीकी हंसी के साथ कहा। यामिनी ने उसकी आंखों में छिपा दर्द पढ़ लिया था। उसने माही के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसके पास बैठ गई। बेटा, तुम ठीक तो हो? यामिनी ने कोमल स्वर में पूछा। माही ने नजरें झुका ली। हाँ मोम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी थक गई हूँ। यामिनी ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे मत बहलाओ माही, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कोई बात चल रही है। हुआ क्या है? तुम परेशान क्यों हो? मुझे बताओ। माही ने गहरे सांस ली। वो जानती थी कि यामिनी से कुछ छुपाना आसान नहीं है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मॉम, अगर कोई बहुत अपना हो और वो आपसे झूठ बोले तो कैसा लगता है? माही ने दर्द भरे स्वर में पूछा। यामिनी समझ गई थी कि माही किसकी बात कर रही है। वो धीरे धीरे माही के बाल सहलाने लगी। युवराज की ही बात हो रही है ना? माही ने नजरें झुका ली और हल्के से सिर हिला दिया। यामिनी ने माही को गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाने लगी। बेटा, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे और युवराज के बीच हुआ क्या है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि किसी भी रिश्ते में भरोसा रखना जरूरी होता है। अगर तुम्हें लगता है कि उसने तुमसे झूठ बोला है तो उसे खुलकर पूछो। इस तरह अकेले बैठकर खुद को तकलीफ देने से कुछ नहीं होगा। माही ने आंसू पोंछते हुए कहा। लेकिन मोम, अगर सच में वो कुछ छिपा रहे हैं तो मुझे जानना चाहिए। अगर वो मुझसे दूर जा रहे हैं तो भी। यामिनी ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और मुस्कुराते हुए कहा। बेटा, हर किसी की जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वो खुद तक रखना चाहता है। जरूरी नहीं कि वो तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए कुछ छुपा रहा हो, लेकिन अगर तुम्हें सच जानना है तो बात करने से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। माही ने गहरी सांस ली। वो समझ नहीं पा रही थी कि युवराज से सामना कैसे करेगी। तभी यामिनी ने उसके चेहरे से अपने हाथों में लिया और प्यार से कहा, देखो, घर में इस तरह बंद रहने से कुछ नहीं होगा। बाहर जाओ, घूमो, अपने दोस्तों से मिलो। खुद को तकलीफ में मत रखो। अगर तुम खुश नहीं रहोगी तो युवराज को भी अच्छा नहीं लगेगा। माही ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, आप सही कह रही हैं मोम, शायद मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। यामिनी ने खुशी से सिर हिलाया। बिल्कुल, चलो तैयार हो जाओ, अपने दोस्तों के साथ कुछ वक्त बिताओ, जिंदगी को मुस्कुराने की कोशिश करो। माही ने यामिनी को गले लगाते हुए कहा। मोम, यामिनी ने प्यार से माही के सिर पर हाथ फेरा और कमरे से बाहर चली गई। माही ने गहरी सांस ली और खुद को मजबूत करने की कोशिश करने लगी। अब उसे लग रहा था कि वो युवराज के पास जाकर उसे सच पूछने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन उसे युवराज से सच पूछने के लिए खुद को पहले संभालना होगा। खुद को पहले मजबूत करना होगा कि वो युवराज की बातों पर यकीन कर सके और उससे जानकारी पूरी निकाल सके कि युवराज कहना क्या चाह रहा है। क्या युवराज उसे सच में झूठ बोल रहा है या फिर युवराज उसे सच ही बता रहा था? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी के साथ। क्या माही युवराज से सच निकलवाने में कामयाब हो पाएगी? दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और जल्दी से जल्दी अपने चैनल सुकून एफएम के 1000 सब्सक्राइबर पूरे कराने में हमारी हेल्प जरूर करें।